अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं। वैसे तो हमारा टॉपिक रेजिस्टेंस नहीं है, फिर भी मैं बेहतर समझूंगा कि मैं थोड़ा बहुत आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताऊं। तो बेटा जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, एक्चुअली ये इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन होता है, यानी ये अपोजिशन होती है। जब चार्जेस मूव करते हैं तो उनको कंडक्टर के अक्रॉस अपोजिशन भी फेस करनी पड़ती है। तो जिसकी वजह से उनका जो फ्लो होता है, चार्जेस का फ्लो जो होता है, तो उसमें जो है वो फ्लो कम हो जाता है, उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो उस अपोजिशन की वजह से हमारी करंट जो है वो डिक्रीज होते हैं। तो बेटा रेजिस्टेंस में किसी अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसके पीछे जो कॉज होता है रेजिस्टेंस के पीछे। हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, लेकिन कभी हमने कॉज के बारे में नहीं सोचा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मैं अपने टॉपिक पे ही कंसंट्रेट करने की कोशिश करूंगा। तो बेटा हमने जाना कि रेजिस्टेंस जो होती है इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अब जब हम किसी सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो बेटा विद इन द सेल जो चार्जेस होते हैं, क्योंकि आपको पता है सेल में केमिकल होता है, केमिकल की वजह से दो इलेक्ट्रोड्स पे, एक पे तो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होती है और दूसरे इलेक्ट्रोड पे या प्लेट भी आप कह सकते हैं, दूसरे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होती है। तो जब हम इस सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस को विद इन द सेल बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स भी मूव करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि चार्जेस जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। सपोज ये हमारा एक रेजिस्टर है, इसको हमने किसी सेल से कनेक्ट किया। तो बेटा ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे, टर्मिनल से मूव करेंगे तो इस टर्मिनल तक आएंगे, बल्कि चार्जेस को विद इन द सेल बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स भी मूव करना पड़ता है। तो बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स आपको पता है केमिकल होता है, यूजुअली हम केमिकल जो होता है वो ZnSO4 लेते हैं। तो केमिकल की वजह से जो चार्जेस के फ्लो में रुकावट आती है, यानी अपोजिशन होती है, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कहते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सिंपली होती है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस विद इन द सेल इटसेल्फ। ओके, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस within the cell itself, is called internal resistance of the cell। तो बेटा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं इसको हम स्मॉल r से यूजुअली डिनोट करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सिंपली होती है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज विद इन द सेल इटसेल्फ, यानी सेल के अंदर भी चार्जेस को एक अपोजिशन फेस करनी पड़ती है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं और इसका जो सर्किट सिंबल है वो मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो दिस इज द सर्किट सिंबल फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो बेटा ये हमारी सेल है, इसका ईएमएफ जो है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका ईएमएफ ई से डिनोट किया है और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस आर से डिनोट की है मेरी। बेटा ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये विद इन द सेल होती है, लेकिन सर्किट सिंबल में इसको आउटसाइड दिखाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सेल के बाहर इंटरनल रेजिस्टेंस है। आप याद रखिए इंटरनल रेजिस्टेंस विद इन द सेल होती है, लेकिन सर्किट सिंबल में इसको बाहर दिखाते हैं। आप कभी हम सेल को इस तरह भी दिखाते हैं। तो बेटा ये हमारा जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम कभी ऐसे भी सेल को दिखाते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसको एनक्लोज करते हैं
ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि ये अगर सारी सेल है तो रेजिस्टेंस सेल के अंदर होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम ये सिंबल यूज़ करें। तो बेटा ये तो डेफिनेशन थी इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो अब हम उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग internal resistance ऑफ ए सेल। कभी एग्जाम में पूछा जाता है वो फैक्टर्स बताए जिन पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड होती है या जिनसे इंटरनल रेजिस्टेंस कम या ज्यादा हो सकती है। तो पहला फैक्टर जो है बेटा, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। distance between the electrodes, या आप प्लेट्स भी कह सकते हो। तो चूंकि आपको पता है सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज होता है। तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगी इस पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, कम डिस्टेंस होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी। क्योंकि हमें पता है कि लेंथ, किसी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, बिकॉज वी नो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। तो यही वजह है कि अगर प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर लिखूँ मैं, डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी, अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी। तो आप ये सिंबल समझने की कोशिश कीजिए। वैसे तो आज कल सबको पता होता है, डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगी, डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, डिस्टेंस कम होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम होगी। ये डिपेंड करता है कि इंजीनियर ने सेल कैसे बनाई है। अगर उसने डिस्टेंस कम रखी है तो उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी, अगर उसने डिस्टेंस ज़्यादा रखी है तो उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जिन्होंने करंट नहीं पढ़ी है उनके लिए ये वीडियो सूटेबल नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। इसका लॉजिक है क्योंकि हमें पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर लेंथ की कंडक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, लेंथ कम होगी तो कम होगी। तो ये बेटा ये जो फार्मूला है इट इज़ फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स। तो यहाँ पर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज़ स्पेशली फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर हम एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स या प्लेट्स, इलेक्ट्रोड्स इस पे भी बेटा डिपेंड करेगा। जो हमारे प्लेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनका एरिया जो होता है उस पे डिपेंड करता है। तो अगर एरिया ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी एंड वाइस वर्सा। बेटा यहाँ मैं लिखूँ, एरिया अगर ज़्यादा होगा, इंक्रीज करेगा, तो बेटा R जो है वो डिक्रीज करेगा। क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि रेजिस्टेंस जो होती है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो वायर का या कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन होता है उसके एरिया पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ लिखूँ मैं, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो बेटा ये तो दो पॉइंट्स हो गए। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट आपने याद रखा होगा कि प्लेट्स का, इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया होता है उस पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। एरिया ज़्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी। ओके, तो यहाँ ही मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है बेटा नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यानी केमिकल, जिसे हम कहते हैं केमिकल।
बेटा हमें पता है कि सेल में केमिकल होता है यूजुअली ZnSO4 होता है, तो उसका नेचर यानी वो किस नेचर का होगा उस पे भी डिपेंड करता है कि मतलब कौन से एलिमेंट्स इंजीनियर ने वहाँ उस कौन सा केमिकल यूज किया गया होगा उस पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। चौथा फैक्टर है बेटा, चौथा जो है वो ये है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, यानी अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 है, तो इसमें जिंक कितना होगा, सल्फर कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, मतलब किस एलिमेंट को किस तरह से कितनी कंसंट्रेशन से इस कंपोजिशन में ऐड किया गया होगा, तो उस पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो बेटा यहाँ मैं आपको बताऊँ, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो उतनी ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। यहाँ लिखूँ मैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो। ओके, एक और पॉइंट, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, तो ये तो फाइनल पॉइंट है बेटा, मटेरियल। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, नेगेटिव पैलेट और पॉजिटिव पैलेट, ये किस मटेरियल से बने हुए होंगे, इस पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो बेटा दिस वाज अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। नेक्स्ट वी लर्न EMF ऑफ सेल। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं EMF ऑफ सेल। अगर हम मार्केट से कोई सेल लाते हैं, उसकी वोल्टेज जो होती है, सपोज कीजिए 5 वोल्ट है, तो हमने मार्केट से एक सेल लाई, इसकी वोल्टेज जो है वो वहां पर 5 वोल्ट मेंशन हुई है, 5 वोल्ट। अब हम इस सेल को एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इस सेल को जिसकी वोल्टेज 5 वोल्ट है, इसको हमने एक बल्ब के साथ कनेक्ट किया। अब बल्ब की रिक्वायरमेंट कितनी है, बल्ब कितना वोल्टेज लेगा, हम सपोज करते हैं कि बल्ब जो वोल्टेज लेगा वो बिटवीन 4.5 to 5 लेता है। तो बल्ब की वोल्टेज जो है बेटा, बल्ब की वोल्टेज है इट इज बिटवीन 4.5 and 5। तो कम से कम वोल्टेज जो बल्ब को ग्लो करने के लिए चाहिए वो चाहिए 4.5, और मैक्सिमम वोल्टेज जो बल्ब को चाहिए वो चाहिए 5। तो जब हम इस सेल को इस बल्ब के साथ कनेक्ट करते हैं, ये बल्ब अगर इस सेल में 5 वोल्ट्स है फिर भी ये बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो अब यहाँ पर हमें इमेजिन करना है, इमेजिन तो नहीं, आपको यहाँ पर मतलब मानना है कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अब इसका लॉजिक हमें देना है। अगर 5 वोल्ट्स अवेलेबल है तो मान लीजिए ये हमारा बल्ब है, इसको हमने इस सेल के साथ कनेक्ट किया, यहाँ पर हमें चाहिए बिटवीन 4.5 to 5 वोल्ट, यहाँ पर बल्ब में चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमें अवेलेबल है 5 वोल्ट्स, पॉजिटिव नेगेटिव। बेटा आप मेरी बात समझ रहे हो, हमने मार्केट से एक बल्ब लाया जिसके लिए हमें कम से कम 4.5 वोल्ट की ज़रूरत है, तो हमने सेल लाई जिसकी वोल्टेज 5 वोल्ट वहाँ पर उस पे लेबल पे लिखा हुआ है। तो हमने इस बल्ब को इस सेल के साथ कनेक्ट किया तो बल्ब ग्लो नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं, बल्ब ग्लो क्यों नहीं करता है? बिकॉज द रीज़न इज जो 5 वोल्ट सेल में मेंशन किया गया है, सेल में 5 वोल्ट को मेंशन किया गया है, लेकिन जो अवेलेबल सेल का वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट्स नहीं होता है।
तो ये बात आप जहन नशीन कर लें। बज़ाहिर सेल में जो वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट होता है विद इन द सेल। जो जब तक सेल सर्किट से बाहर है, जब तक सेल सर्किट को करंट डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ अब तो उस स्टेज तक सेल की वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट से। जो ही हमने सेल को किसी लोड के साथ, चाहे रेजिस्टर हो, चाहे बल्ब हो, चाहे और कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो, कनेक्ट किया तो सेल की जो वोल्टेज है वो कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। कुछ वोल्ट जो होता है वो सेल के अंदर लॉस्ट होता है, जिसे हम कहते हैं लॉस्ट वोल्ट। मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, आप इत्मीनान रखिए। उसे हम कहते हैं लॉस्ट वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर बेसिक्स आपके लिए जरूरी है। मैं कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सकता है मैं करूँगा, लेकिन आपको भी बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू आई आर। ओके, V जो होता है आई आर के बराबर होता है। इसको हम क्या, इसको हम 3 नाम दे सकते हैं। हम इसको वोल्टेज भी कह सकते हैं, हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, वोल्टेज भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, हम इसको वोल्टेज ड्रॉप भी कह सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप, आप आराम से सुनिए, जिस नाम से आपको मर्जी हो आप पुकारिए, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप। तो ये वोल्टेज ड्रॉप कहां पर होता है? ये वोल्टेज ड्रॉप होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हमने किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया तो बेटा उस सर्किट में जो यहां पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी जितना वोल्टेज ये लेता है, हमारा रेजिस्टर जितना वोल्ट लेता है, उसको हम कहते हैं V इज इक्वल टू आई आर, या इसकी वैल्यू होती है V इक्वल टू आई आर। तो बेटा इंपॉर्टेंट बात, आगे बढ़ने से पहले मैं समझता हूं कि आपको ये आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब अगर हमने किसी सर्किट में किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को कनेक्ट किया, हम यूजुअली रेजिस्टर लेते हैं, तो हमारा रेजिस्टर जो है ये कितना वोल्टेज लेगा, इस पे इस वोल्टेज सोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो हुआ आई आर। तो it should be on our tip of tongue, that is voltage drop is equal to I into R, current into resistance, okay। तो हमने देखा कि ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसको वोल्टेज चाहिए 4.5, लेकिन सेल इसको 4.5 प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सेल तो 5 वोल्ट की है, लेकिन विद इन द सेल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो कि हो रहा है करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल। विद इन द सेल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बेटा, विद इन द सेल वोल्टेज ड्रॉप, विद इन द सेल वोल्टेज ड्रॉप विद इन द सेल is equal to current into internal resistance, current into internal resistance। ये वो वोल्टेज है जो सेल के अंदर ही खत्म हो गया। तो अब सेल कितना देगी, सेल बाहर कितना देगी सर्किट में? कॉमन सेंस से टोटल वोल्टेज जो सेल पे लिखा है 5 वोल्ट माइनस इतना वोल्ट जो विद इन द सेल कंज्यूम हो गया। ओके, तो इसको हम कहते हैं लॉस्ट वोल्ट। लॉस्ट वोल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉस्ट वोल्ट। ये लॉस्ट कहां हो गया, ये हमने लूज कहां किया? ये हमने विद इन द सेल लूज किया। तो इसी कंसेप्ट पे हमारा ईएमएफ आता है। ईएमएफ जो होता है बेटा, ईएमएफ होता है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल। जैसे कि अभी हमने कहा सेल में 5 वोल्ट, सेल 5 वोल्ट के है, ये तो टोटल एनर्जी है, तो अवेलेबल एनर्जी होगी वो दूसरी होगी।
जैसे आप मार्केट से मेमोरी कार्ड लाते हो तो उसमें आप सपोज कीजिए आपने 16 GB का मेमोरी कार्ड लाया, तो आप जो ही इसको मोबाइल में लगाते हो तो वहाँ दिखाता है अवेलेबल मेमोरी 14.5 या 14.8 या 15। तो मार्केट से आपने 16 GB का मेमोरी कार्ड लाया, लेकिन आपको मोबाइल में 16 अवेलेबल नहीं है, आपको मोबाइल में अवेलेबल है 15। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेमोरी कार्ड होता है उसमें कुछ मेमोरी ऑलरेडी एडजस्टेड होती है। तो इसी तरह यहाँ वो कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं। तो यहाँ जो है विद इन द सेल कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसे हम कहते हैं लॉस्ट वोल्ट, और वो होता है किसके बराबर? करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बेटा ईएमएफ जो होता है वो होता है टोटल एनर्जी अवेलेबल इन द सेल, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल। ओके, अब यहाँ पर ईएमएफ की डेफिनेशन, ईएमएफ कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम यूजुअली ईएमएफ ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। कुछ ऑथर्स इसको बेटा ऐसे भी डिनोट करते हैं, तो हम कैपिटल ई इसके लिए यूज करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन मैं पहले दे रहा हूँ। इसकी जो डेफिनेशन है वो है टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आप कह सकते हो, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल, स्टोर्ड इन द सेल। जो सेल की लेवल पे होता है 5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, उसे हम ईएमएफ कहेंगे। लेकिन जो ही हम इस सेल को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो जो एक्सटर्नल सर्किट होता है उसमें हमें इतनी वोल्टेज नहीं मिलती है, ईएमएफ जो मेंशन की गई होती है वो हमें नहीं मिलती है। तो इसकी डेफिनेशन ईएमएफ की बेटा यहाँ पर मैं लिखूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ टर्मिनल्स भी कह सकते हो, potential difference between the electrodes of a cell when it delivers, when it does not deliver current, when it does not deliver current in the circuit। तो डेफिनेशन को मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। तो बेटा डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स टर्मिनल, क्योंकि सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं, टर्मिनल्स भी कहते हैं, पैलेट्स भी कहते हैं। टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन इट डज नॉट डिलीवर करंट इन द सर्किट। तो जब तक सेल ऑफ है, इन द ओपन सर्किट है या कनेक्ट नहीं की गई होती है सर्किट में, तो इसका ईएमएफ होता है। जैसे हमारे मेमोरी कार्ड में 16 GB लिखा गया था, तो इसको हम ईएमएफ कहेंगे। और जब सेल को सर्किट में कनेक्ट करेंगे और करंट फ्लो होगी सर्किट में, तो ईएमएफ नहीं रहेगा, बल्कि उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। उस सूरत में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ईएमएफ होता है, अगर हम यहाँ कंक्लूड करें तो ईएमएफ जो होता है वो होता है टोटल एनर्जी, हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी। जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो जिसे हम आगे पढ़ेंगे, पहले मैं यहाँ पर लिखूं, जो बेटा ईएमएफ होता है वो टोटल एनर्जी हम कह सकते हैं। और जो हम आगे पढ़ेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है अवेलेबल एनर्जी। इसकी बेस्ट मिसाल मैंने आपको दी, वो है ये है कि मेमोरी कार्ड का टोटल तो 16 है लेकिन अवेलेबल 16 नहीं है। इसी तरह सेल में
टोटल तो ई है जिसे हम ईएमएफ कहते हैं, लेकिन अवेलेबल जो होता है वो इसके बराबर नहीं होता है, वो इससे थोड़ा छोटा होता है। कितना छोटा? आई आर मतलब जो विद इन द सेल हमने वोल्टेज लूज किया उसको हम आई आर कहते हैं, क्योंकि आई करंट इनटू रेजिस्टेंस का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। तो बेटा जो अवेलेबल होता है वी किसके बराबर होगा? टोटल माइनस जो हमने विद इन द सेल खोया, जो हमने विद इन द सेल लूज किया। तो इसको हम अभी हमने ये नहीं पढ़ेंगे, तो इसको हम वी को हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो बेटा होती है वो होती है वोल्टेज अवेलेबल फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टर और रेजिस्टर्स। जब हम सेल को सर्किट में कनेक्ट करते हैं, सर्किट में हम यूजुअली रेजिस्टर्स लगाते हैं, हम कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन हम यूजुअली रेजिस्टर्स का यूज करते हैं। तो जो रेजिस्टर्स के लिए हमारा वोल्टेज होगा अवेलेबल, क्योंकि हमें पता है कि कुछ वोल्टेज जो है विद इन द सेल लॉस्ट होता है, तो जो अवेलेबल एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब समझ सकते हैं जब सेल किसी क्लोज सर्किट में होगी, यानी कि जब सेल करंट डिलीवर करती है तो जितनी वोल्टेज वो एक्सटर्नल रेजिस्टर उसको प्रोवाइड करेगी उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए आप, potential difference between the terminals of a cell when the cell delivers current is called terminal potential difference of the cell। तो बेटा हम यहाँ पर एक सर्किट बना रहे हैं, आप मान लीजिए दिस इज रेजिस्टर, तो ये हमारी सेल है बेटा, ये हमारी सेल का ईएमएफ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, यहाँ से करंट फ्लो कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में करंट वापस ओके। तो यहाँ पर जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसको हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम वो यहाँ भी इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हैं। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज हमने अभी पढ़ा जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब ये ई जो है ये वो ई है जो इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी कि जो इसकी लेबल है जो वहां से दिया गया है, लेकिन जो ही सेल सर्किट में कनेक्ट हुई तो कुछ एनर्जी सेल के अंदर ही हमने कंज्यूम की। तो जो एनर्जी जो वोल्टेज हमारे पास अवेलेबल है वो ये है B = I × R, जिसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो बेटा इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन द सेल डिलीवर्स करंट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो होगी इट इज यूजुअली V = I × R, यहाँ पर कैपिटल R, क्योंकि जो वोल्टेज कैपिटल R यानी एक्सटर्नल रेजिस्टर में कंज्यूम होगा उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अगर दो रेजिस्टर्स होंगे, इसको बेहतर समझने के लिए हम लेते हैं एग्जांपल। अगर दो रेजिस्टर्स होंगे, मान लीजिए ये हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, सीरीज में हमने लिए, ये हमारे पास R1, दिस इज R2। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यानी ये कितना वोल्टेज लेगा उसको हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, वो होगा I × R1, और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I × R2। तो बेटा करंट तो सीरीज में आपको पता है, सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, करंट कांस्टेंट रहती है, लेकिन वोल्टेज चेंज होता है।
तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो होगा IR1, और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा IR2। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइनली कोशिश करेंगे इसको समझने की। तो हम देखते हैं कि ये जो इसका EMF था, इसने एक्सटर्नल सर्किट, इसने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज दिया। तो इसने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को वोल्टेज दिया वो है voltage drop in the first resistor, that is IR1, plus voltage drop in the second resistor, that is IR2। तो बेटा ये हो गया इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने कंक्लूड किया कि जो एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल रेजिस्टर में हमें सेल का वोल्टेज मिलता है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और जो सेल का टोटल वोल्टेज होता है, जब तक सेल किसी सर्किट में नहीं होते, करंट प्रोवाइड नहीं करते, उस वक्त तक हम कहते हैं कि इसमें जो टोटल वोल्टेज है वो है EMF ऑफ द सेल। तो बेटा आगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन करते हैं। ओके, एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डायग्राम तो यही रहेगी। एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेटा यहाँ हम पहले लिख के रहेंगे V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट जो होती है, करंट I इज इक्वल टू टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। जो करंट होती है इट इज इक्वल टू बाय ओम्स लॉ टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ हम इसको बेहतर समझने के लिए कोशिश करते हैं। टोटल EMF जो बेटा हमारे पास अवेलेबल है वो है E, और टोटल रेजिस्टेंस जो यहाँ पर है, मैंने यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन नहीं की, सो लेट्स मेंशन दैट हियर। तो बेटा ये है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो बेटा कभी हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, कभी हम इसको कंसिडर भी करते हैं। तो जब जो सिचुएशन होती है अकॉर्डिंगली वी मूव फॉरवर्ड। तो बेटा जो टोटल EMF है वो है E, और टोटल रेजिस्टेंस है यहाँ पर R प्लस स्मॉल r। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज IR प्लस I स्मॉल r इज इक्वल टू E। तो IR की वैल्यू तो आपको पता है, IR इज इक्वल टू V, जिसे आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो V इज इक्वल टू, सॉरी इसके बदले V प्लस IR इज इक्वल टू E। सो बेटा V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ एक बात आप नोट करें कि मैथमेटिकली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होगी या EMF कम होगा, EMF ज़्यादा होगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी वो कम होगी। तो यहाँ भी मैथमेटिकली हमें ये समझ आ रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट इज़ लेस देन EMF। तो यहाँ आप ये याद रखें, इट इज़ लेस देन EMF, इट इज़ ऑलवेज लेस देन EMF। तो जब अगर हमारे पास आइडियल सेल होती है, आइडियल मतलब इमेजिनेशन, ऐसी सेल जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, ऐसी सेल जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, तो उस सूरत में EMF की वैल्यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है, क्योंकि उस सूरत में, उस केस में सेल के अंदर कोई वोल्टेज लॉस नहीं होता है। तो उस वक्त जितना वोल्टेज सेल में होता है, जितना मेंशन किया गया होता है, उतना ही हमारे पास अवेलेबल होता है। तो हम यहाँ पर इसको मेंशन करें, अगर आइडियल सेल होगी बेटा, आइडियल सेल, तो उस सूरत में VE के बराबर होगा। तो ये बात भी बेटा आप याद रखें, आइडियल सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज इक्वल टू E माइनस IR। आगे हम एक और छोटा एक्सप्रेशन करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे।
तो बेटा मैं लिखूं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। यहां हम एक छोटा सा एक्सप्रेशन इसके लिए, तो वी नो दैट यहां पर हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं V प्लस, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें, IR इज इक्वल टू E। आगे हम यूं भी लिख सकते हैं IR इक्वल टू E माइनस V। हम यूं भी लिख सकते हैं R इक्वल टू E माइनस V बाई I। तो अगर हम यहाँ I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, I इज इक्वल टू V बाई R, तो अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट जो होती है वो होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो हमें बेटा मिलेगा R इक्वल टू E माइनस V डिवाइडेड बाय, इन प्लेस ऑफ I वी हैव टू राइट V बाय R। ओके, तो फाइनल स्टेप यहाँ पर आएगा R तो न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा E माइनस V डिवाइडेड बाय V into R. This is the expression for internal resistance of the cell. Okay. तो बेटा मैं यहाँ देखूं कि मुझे कुछ भूल तो नहीं गया, क्योंकि यूजुअली मेरे साथ होता है कुछ ना कुछ मैं भूल जाता हूँ, या कुछ तो ज़्यादा बोलता हूँ, या कभी कभी कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझसे मतलब भूल जाता है। तो इसीलिए तो चलो शुक्र है हमने सब कुछ डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम किरचॉफ्स लॉज को डिस्कस करेंगे, फिर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज और जो होता है वो पोटेंशियोमीटर्स उनके बारे में बताएंगे। तो दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।